भारत में लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 41 दिनों से जारी इलेक्शन प्रोसेस 4 जून को मतगणना के साथ खत्म हो जाएगा। यह भारत के इतिहास का दूसरा सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला चुनाव है। इससे पहले सिर्फ एक बार 1952 के चुनाव में 120 दिनों तक चुनावी प्रक्रिया चली थी। यह देश का पहला आम चुनाव था। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे इलेक्शन प्रोसेस छोटा होता चला गया। 1980 का लोकसभा चुनाव तो सिर्फ 4 दिनों में ही पूरा हो गया था। अब सवाल उठता है कि 44 साल पहले जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तब 4 दिनों में चुनाव पूरे हो जाते थे और अब ईवीएम से चुनाव होते हैं, फिर भी 44 दिन क्यों लग रहे हैं। आज के एक्सप्लेनर में हम इलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरह बताएंगे और समझाएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। 20 अगस्त 1979 की बात है। केंद्र में जनता दल सेक्युलर की चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व की सरकार थी। इस सरकार को इंदिरा गांधी की कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। 20 अगस्त को इंदिरा गांधी ने चरण सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसकी वजह से प्रधानमंत्री बनने के मात्र 23 दिनों के अंदर ही चरण सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव के निर्देश दे दिए। जनवरी 1980 में सिर्फ 2 तारीखें 3 जनवरी और 6 जनवरी को देश भर में 7वीं लोकसभा चुनाव का आयोजन हुआ। महज 4 दिनों तक चली चुनावी प्रक्रिया के बाद 9 जनवरी को मतगणना हुई और 350 सीटों से ज्यादा लेकर इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आई। यह भारत के इतिहास का सबसे कम दिनों में खत्म होने वाला लोकसभा का चुनाव था। हालांकि इसके बाद से लगातार इलेक्शन प्रोसेस लंबा होता चला गया। 2004 से आम चुनाव में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम इस्तेमाल होने लगा। ऐसा लगा कि अब चुनावी प्रक्रिया कम दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद चुनाव में लगने वाले समय में कमी नहीं आई। 2014 में संसदीय चुनाव 35 दिनों में तो 2019 में 39 दिनों में पूरे हुए। यहां चुनाव के दिनों का मतलब पहले चरण के मतदान से मतगणना तक के समय का है। वैसे तो चुनावी प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता लगने से ही लागू हो जाती है। इसमें नोटिफिकेशन जारी होता है, नामांकन के लिए वक्त दिया जाता है। तो अब यह सवाल उठता है कि जब संसाधन और सुविधाएं बढ़ गई हैं तो भी चुनाव संपन्न होने में ज्यादा समय क्यों लग रहा है। तो इसके पीछे कई कारण हैं। भारत में चुनावी प्रक्रिया लंबी होने के 4 मुख्य कारण वैसे नजर आते हैं। वोटर्स की भारी संख्या सबसे पहली वजह है। भारत की आबादी करीबन 140 करोड़ है। इसमें से 70% यानी 97 करोड़ लोग मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हैं। अब यह आंकड़ा विश्व की जनसंख्या का 10वां भाग है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला लोकतांत्रिक देश है। इसके बाद अमेरिका में 16 करोड़ तो बांग्लादेश में 12.6 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड है। भारत की जनसंख्या को देखते हुए एक साथ चुनाव करा पाना संभव नहीं है। अगर एक दिन में चुनाव कराए जाते हैं तो इस पर नजर रखना चुनाव आयोग के लिए कठिन काम होगा। दूसरी वजह है जियोग्राफिकल चुनौतियां। भारत में कई राज्य नक्सली हिंसा से प्रभावित होते रहे हैं। साथ ही साथ पहाड़ों पर भी चुनाव होते रहते हैं। तो ऐसे में यह देखा जाता है कि यहां पर चुनाव कराना उतना आसान नहीं होता जितना कि सामान्य जगहों के लिए होता है। तो इसीलिए कई चरणों में चुनाव कराया जाता है ताकि ऐसी दुरूह जगहों पर भी चुनाव पूरा हो सके। तीसरी वजह है इलेक्शन मशीनरी और सिक्योरिटी पर्सनल का ट्रांसपोर्टेशन। मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में 10 लाख पोलिंग बूथ में 55 लाख ईवीएम का उपयोग किया गया है। इस प्रोसेस को सही ढंग से पूरा कराने की जिम्मेवारी 1.5 करोड़ मतदान कर्मियों को दी गई। वहीं चुनाव की सुरक्षा और हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए सीपीएमएफ यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के 3.5 लाख जवान तैनात किए गए। 90 के दशक से पहले कम दिनों में चुनाव निपटा लिए जाते थे। अगर पर्याप्त संख्या में सिक्योरिटी पर्सनल हो तो संभव है कि इन दिनों भी चुनाव कम समय में पूरे करा लिए जाएं। चौथी वजह है चुनाव के समय में परीक्षाएं, शादियां और त्योहार आना। ये सब चुनाव के शेड्यूल को प्रभावित करते हैं। कई बार 2 चरणों के बीच में ज्यादा गैप देना पड़ता है क्योंकि उस दौरान कोई विशेष त्योहार आ जाता है, कोई परीक्षाएं आ जाती हैं। जब चुनाव लंबा चल रहा होता है तो आम लोगों को सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायताएं प्रभावित हो जाती हैं। सिक्योरिटी पर्सनल के मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में सरकारी पैसे खर्च होते हैं। इन कंपनियों को जितनी बार भी मूव कराया जाता है उनका खर्चा भी उसी लिहाज से बढ़ता है, जिसका भार अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पर ही आता है। मतगणना के इंतजार में रखी गई ईवीएम मशीनों के रखरखाव का पैसा भी सरकारी खजाने से ही जाता है। अब यह भी जान लेते हैं कि दुनिया के अन्य देशों में चुनाव कैसे होते हैं। 16 करोड़ वोटर्स के साथ अमेरिका भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के मुकाबले अमेरिका की मतदान की प्रक्रिया काफी लचीली है। अमेरिकी नागरिक मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान के अलावा ईमेल के जरिए मतदान कर सकते हैं। वहीं तय तारीख से पहले भी मतदान करने की सुविधा नागरिकों को दी जाती है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में असेंबली और प्रांतीय चुनाव एक साथ होते हैं। चुनाव से पहले पीएम को इस्तीफा देना पड़ता है।
केयर टेकर पीएम का चुनाव होता है, जिस पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी होती है। पाकिस्तान में बैलेट पेपर के जरिए वोट दिया जाता है और मतदान के दिन ही मतगणना होती है। भारत के अलावा एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश की भी मतदान प्रक्रिया लगभग पाकिस्तान जैसी है। यहाँ भी बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाते हैं और वोटिंग के ठीक बाद मतगणना शुरू हो जाती है। ठीक इसी तरह इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे लोकतांत्रिक देशों में भी एक दिन में ही मतदान करके उसी दिन मतगणना करा ली जाती है। अब यह सवाल उठता है कि जब बहुत से देशों में बैलेट से चुनाव कराकर उसी दिन मतगणना हो सकती है, तो फिर भारत में क्यों नहीं? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में वोटर्स की संख्या और उसके अनुपात में उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए बैलेट की बजाय ईवीएम से चुनाव कराना सस्ता और सुरक्षित माध्यम है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता बनी रहती है। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।